जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनवीटी को डिस्कस करेंगे और परपेचुइटी को डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक देखेंगे और इसकी कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यूज़ में कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे व्हाट इज़ एनवीटी। एनवीटीज़ आर रिकरिंग पेमेंट्स। तो वो पेमेंट्स जो कि सेम अमाउंट की इक्वल इंस्टॉलमेंट की रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं, बार बार होती रहती हैं, कंटिन्यूस होती हैं ख़ास पीरियड तक, उन्हें हम एनवीटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि आपको 5,000 रुपये पर मंथ या हर साल के एंड पे 5,000 रुपये किसी इन्वेस्टमेंट से आपको मिलते रहेंगे, या किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की तो उसके ऊपर आपको वो रिटर्न मिलता रहेगा, चाहे वो आपके शेयर्स पे है, चाहे वो आपका किसी डेट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट की फॉर्म में पे किया जा रहा है। तो वो कहता है 5 साल तक, 10 साल तक, 25 साल, कोई भी एक नंबर ऑफ़ पीरियड स्पेसिफाई कर देता है और उसमें सेम इंस्टॉलमेंट 5,000 है तो 5,000 ओवर द पीरियड, 8 है तो 8, 12 है तो 12, तो जो भी अमाउंट वो बताएगा वो सेम रहेगी। सो इक्वल इसकी क्या फ़ीचर्स है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, साइज़ ऑफ द इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा, और दूसरा ये कि ख़ास स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होगा, 25 साल, 30 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल। तो उसमें फिर इसको हम एनवीटी कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनरी एनवीटी होती है और एक होती है एनवीटी ड्यू। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों को जो इनकी कैटेगरीज में डिफरेंस करेंगे और इसकी कैलकुलेशन का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देखेंगे। लेकिन बेसिकली अभी आप सिर्फ एनवीटी को अंडरस्टैंड करें। और एनवीटी की जो टाइप अगर मैं बताऊं जो आप इसमें डिस्कस कर रहे होंगे अभी, दैट इज़ ऑर्डिनरी एनवीटी, ठीक है, जिसमें पेमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड की जाती हैं। और एनवीटी ड्यू में ज़रा स्टार्ट में होती है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी कैलकुलेशंस वगैरह में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंस पे रखेंगे इन दोनों में। तो अभी एनवीटी का हमें क्लियर हो गया। अब आपको कई दफ़ा क्वेश्चंस में पेपर में ऐसे क्वेश्चंस या प्रेजेंट वैल्यू के ऐसे क्वेश्चंस डील करना पड़ सकते हैं कि जिनमें आपको बजाय इसके, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन जब आपसे डिस्कस किया था, अगर मैं शीट 1 पे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास पेमेंट्स थी 10,000, 20, 30, 40, तो डिफरेंट आपके पास अमाउंट्स की एक पेमेंट्स थी, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी। तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, बिल्कुल उसी तरह से उसके हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स से उनको मल्टीप्लाई किया और आगे उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल ली। अब इसी तरह से ये एक आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 0 ईयर पे आपके पास एक कैश आउटफ्लो हो रहा है जिसे हम नेगेटिव में शो करते हैं, दैट इज़ 100,000 का। और उसको हमने उसके बाद हमें ईयर 1 to 5 तक हमारे पास 30,000 की इंस्टॉलमेंट आ रही है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम है। अब पहले तो मैंने इसको ट्रेडिशनली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, अब ये आप यहाँ से एक चीज़ याद रखें कि इट कैन आल्सो हैपन कि आपको 50 साल का डाटा ये दिया होता, इट कैन बी मोर देन 50 ईयर्स ऑल्सो, 500 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो समझिए अगर ये 50 ईयर्स का डाटा है तो आपने 50 दफ़ा इस वैल्यू को इस तरह से 50 साल तक नीचे तक ये ड्रैग करके, पता नहीं वो कहाँ पे जाके 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, और फिर आप निकालते प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। जो मैंने पहले भी बताया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मुराद है कि आज की डेट में वो वैल्यू, क्योंकि ये कैश फ्लोज अकर हो रहे हैं फ्यूचर में आगे किसी टाइम पीरियड पे, जो थर्ड ईयर में फॉर एग्जांपल लिखे हैं, जो थर्ड ईयर में लिखे हैं, इट मींस कि वो बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि आज से 3 साल बाद हमें ये वाले 30,000 रुपये रिसीव होंगे जो कि थर्ड ईयर के एंड पे लिखे हैं। जो फोर्थ ईयर के एंड पे लिखे हैं वो 4 साल बाद रिसीव होंगे, यानी कि उनकी उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब हम उसे आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं कि ये कितना आज की डेट में कितना बनता है, अगर हम इसे आज रिसीव करना चाहते हैं, जो जिसकी वैल्यू आज से 4 साल बाद जिस चीज़ की 30,000 है, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आज की टर्म्स के मुताबिक उसके लिए हमें इंटरेस्ट फैक्टर यूज़ करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और वो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 + r⁻⁻ t या -n आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था 1 + r⁻⁻ t। t स्टैंड्स फॉर
जो भी नंबर ऑफ़ ईयर होगा आपका, जैसे अगर 4th ईयर है तो 4 आ जाएगा, 3rd ईयर है तो 3 आ जाएगा। और आर का मतलब है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपके बिज़नेस की, जो आप अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज़, हर कंपनी की एक अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और वो उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रेज़ करती है। इस पे इंशाल्लाह ताला जब वैक का टॉपिक पढ़ेंगे तो मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है और कंपनी का ये रेट ऑफ डिस्काउंट रेट किस तरह से बनता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो यहाँ पे जी हमने इंटरेस्ट फैक्टर बना लिए, 1+r का फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पे -1 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में -2, -3, -4, -5, ठीक। फिर आपने रेलिवेंट उनको मल्टीप्लाई किया। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को जब हम कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट ईयर क्योंकि आपको पता है उसका फैक्टर हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये कंप्लीट है, 1 है। आज की डेट में भी 1 रुपया ही है, कल और 2 दिन बाद भी वो 1 रुपया ही रहेगा। बिल्कुल 1 साल में कोई फ़र्क नहीं ख़ास तौर पे पड़ जाता। उसके बाद जो नेगेटिव, ये तो कैश आउटफ्लो था, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं नीचे उनको भी मल्टीप्लाई किया, 30 को इससे मल्टीप्लाई किया, 30 को फिर उसके फैक्टर से, और आगे हमें प्रोडक्ट्स हासिल होते गए कि ये फर्स्ट वाला 27,000 एंड समथिंग 275 की 73 की इक्वलेंट है। देन नेक्स्ट वाला जो है वो 24,000 समथिंग पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा नेक्स्ट, देन 20 एंड देन 18। 5th ईयर वाला 30,000, 18,627 की इक्वलेंट आ जाएगी। एनी हाउ अगेन आप उसको फिर नेट करते हैं, ये तमाम पॉजिटिव्स को ऐड करके आप उसमें से नेगेटिव वाला जो है उसे जब लेस करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सॉरी, ये हमारे पास इसमें सम हुआ है कहाँ तक, 5 नहीं इसमें आया हुआ, तो ये हम अपना फॉर्मूले को E5 तक कर देते हैं, क्योंकि हमने नेट NPV लेनी है जिसके अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये कॉलम से लेके यहाँ तक हमने इसको टोटल कर लिया। उसमें प्लस माइनस 1 नेगेटिव कैश फ्लो था और बाकी 5 पॉजिटिव थे, तो इसका नेट रिज़ल्ट जो आ गया, NPV जो आ गई वो 13,721 आ गया। यहाँ पे अगर NPV क्राइटेरिया को डिस्कस करें, अगेन मैं रिवाइज़ करवाऊँ तो मैंने बताया था कि आपको NPV क्राइटेरिया सेज़ के यू शुड अंडरटेक एवरी प्रोजेक्ट दैट इज़ विद पॉजिटिव NPV। आपको हर वो प्रोजेक्ट अंडरटेक कर लेना चाहिए कंपनी को इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ इट्स द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, जिसके अंदर आपको पॉजिटिव NPV नज़र आए, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव NPV है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो हम हायर NPV वाला प्रोजेक्ट लेंगे, गिवन के हमारे पास कैपिटल राशनिंग का इशू है। एक टॉपिक है ये, आगे ये भी डिस्कस होगा। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, कैपिटल राशनिंग मींस कि इफ़ यू हैव लिमिटेड फंड्स, आपके पास है ही 1 लाख रुपया है, आप 2 प्रोजेक्ट्स में या 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो NPV तो ये क्राइटेरिया तो ये कहता है कि आपके पास जो भी पॉजिटिव हैं आप उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करें। लेकिन चूंकि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो फिर आप हाईएस्ट NPV वाला प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे इफ़ यू गो विद द NPV क्राइटेरिया। इसी के बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब आपको पढ़ाऊँगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया, तो वो क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वो थोड़ा ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल या प्रूडेंट भी है, विजडम पे ज़्यादा बेस करता है। उसमें जस्ट हम NPV को नहीं देखते, बल्कि हम NPV विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट कि कितनी NPV आ रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो भी देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके देन हम उसको फिर रैंकिंग करते हैं और उसके मुताबिक देखा। एनी हाउ वो फर्दर टॉपिक्स हैं। सो बताने का मकसद ये था कि आज के टॉपिक में जब ये इक्वल पेमेंट्स आती हैं तो फिर भी अगर ये 50 साल भी होता तो इसी तरह से हमने सेम उन सबको करके एंड पे फिर टोटल करना था। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास सेम पेमेंट्स हों, यानी एन्युइटीज़ का केस हो। देन आपके पास एक सिंपल सा, नीचे इसी क्वेश्चन को मैंने 2 लाइनों में सोल्व किया है। अगर ये 50 लाइंस भी होती, 100 लाइंस भी होती, 5,000 लाइंस भी, यानी कि 5,000 ईयर्स तक भी आपको रिसीव होता, तो ये 2 लाइंस में कंप्लीट हो सकता है।
तो आपको क्या सीखना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आगे मैंने एनवीटी को शॉर्टली लिखा, तो आपको एनवीटी फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसका सिंपली फॉर्मूला ये है कि आप क्या करेंगे कि 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, यानी कि जितना ईयर है, ये मैंने माइनस टी नहीं लिखी, लेकिन इसे आप माइनस टी ही करेंगे, माइनस टी, और यहाँ पे आप करेंगे -1, यानी आपका जो भी आंसर आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा ये सारा, उसको आप फिर -1 करेंगे, और ये आपका होल डिवाइडेड बाय आर है। दिस इज़ योर फॉर्मूला। क्या एक्चुअली अगर आप गौर करें तो बीच वाला वो सेम है, 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी, वो आप जैसे निकालते हैं तो 1 माइनस करना है आपने, उसको 1 में से माइनस करने के बाद फॉर्मूले को देन आप क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाय उसे आर कर देंगे। ये यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल, और ये मुझे लग रहा था कि बिल्कुल 1 एक्स्ट्रा लगा दिया है, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, बस इतना ही है, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस ओवर टी, और जब आप इसे कर देंगे और डिवाइडेड बाय फिर आर कर देंगे। अब ये आपके सामने फॉर्मूला है कि 1 प्लस आर, यानी कि 1 और प्लस आर कितना था आपके पास, 10% है, यानी कि 0.1, तो 1.1 हो गया, रेज टू पावर माइनस टी, यानी कि कितने ईयर्स का था, 5 ईयर्स का था, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 to 5 लिखा था, वो उसने ज़रा डेट को पिकअप कर लिया है एक्सेल ने। तो ये 1 से लेके 5 साल तक जो आपके ईयर्स हैं, 1 ईयर 2 ईयर 5, ठीक है। आपके ईयर 1 से ईयर 5 तक आप क्या 5 साल का ये है, तो उसको क्या सेम पेमेंट 1 से लेके 5 तक सेम पेमेंट रिसीव हो रही है, तो आपने उसमें फिर सिंगल एक फार्मूला अप्लाई किया, एक दफ़ा एनवीटी फैक्टर का आपने लगाया, आपने 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस टी, यानी कि -5 करना है अब यहाँ पे जो लास्ट ईयर होगा, और उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे अगेन आर के ऊपर, जो कि आपके पास 10% था या 0.10 था, ठीक है। और अब आप और करेंगे, आपके पास आ गया 3.7। अगर आप इधर चेक करें तो अच्छा, मैं आपको ये ना टोटल भी करके दिखाता हूँ कि आप अगर अलग से ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं इनका सम भी करें, तो ये भी एनवीटी के, यानी यहाँ से लेके, क्योंकि इन्हीं ईयर्स का हमने निकाला है, यहाँ तक अगर आप टोटल करेंगे, अच्छा ये लें, अगर आप गौर करें तो ये भी 3.79 और 3.790, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो राउंडिंग एरर का थोड़ा सा आता है, ये 8 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो थोड़ा जब हम राउंड करते हैं तो राउंडिंग एरर आपको पता थोड़ा सा होता है, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास वही अमाउंट आ रही है अगर आप उसे टोटल, यानी कि ये सारा अलग से काम किया जाए और एक ये सिंपल एक फॉर्मूले में किया जाए, ये एक ही बात होती है, ठीक है। ये स्टार्ट है आपका, इसलिए इसको मैं बड़ा स्लोली और बड़ा आराम से समझा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आगे जाके आपके पास डिफरेंट कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आएंगे जहाँ डाटा काफ़ी कम्प्लेक्स होगा, और जब पेपर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो ये टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक तरफ आपको 15 साल का डाटा दिया हो, आप उस क्वेश्चन को 30 से 45 मिनट लगा के फिर गलत कर सकते हैं, जबकि अगर आपको एनवीटी का कॉन्सेप्ट अच्छा अगर आपने ग्रैस्प किया हुआ तो आप ये 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन करके तो उसको सोल्व कर लेंगे और दोबारा चेक भी कर सकते हैं। सो ये आप ये देखिए 3.79 आ रहा है। एनवीटी का आंसर हमेशा 1 से अबव आता है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, और आपका जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है उसका हमेशा आंसर 1 से नीचे आएगा किसी भी नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अगर वो ईयर 1 भी होगा तो ये भी याद रखिएगा आपको देख के। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे जब सही उनको स्टार्ट में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना था तो यहाँ पे भी उन्होंने 1 से ऊपर आंसर लिखे होते हैं, 1 पॉइंट समथिंग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा होता है, वो साफ देख के पता चल जाता है कि आपने मिस्टेक की है।
और इसके आपको बने बनाए टेबल भी मिलते हैं। कई दफ़ा अक्सर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में तो आपको पेपर में एंड पे टेबल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट यू मस्ट मास्टर दी स्किल टू कैलकुलेट दीज इंटरेस्ट फैक्टर्स एज यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये आना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपके पास कभी ये कुछ अवेलेबल होगा टेबल या नहीं होगा। इसके अलावा मैं प्रैक्टिकल अगर बात थोड़ा बताना चाहूँ तो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स बहुत देर से फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें आपने जस्ट उसको बताना है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। बस अगर आपने IRR निकालना है या किसी की NPV निकालनी है तो आपने उसको डाटा प्रोवाइड करना है और वो आपको कैलकुलेट खुद कर देगा। बट ऐसे कैलकुलेटर्स की पेपर्स में इजाज़त नहीं होती, जॉब्स वगैरह पे आप ये से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल है हमारे पास, हम उसे यूज़ कर लेते हैं। सो एनी हाउ स्टूडेंट्स, अगर आप देखें सिंपली आपने फिर इसको 30 इयर्स था उसका एनवीटी फैक्टर से किया, इसकी वैल्यू आ गई, आपने इसको नेट किया तो आपके पास NPV वही आई जो कि आपके पास ऊपर आई। तो ये वाला मेथड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास जब भी NVT का केस हो आप इस तरह से सॉल्व करें। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये अब आपको NVT का पता चल गया, ऑर्डिनरी NVT का। अब अगर परपेचुटी का केस होता, परपेचुटी में डिफरेंस ये है कि आपके पास वो पेमेंट का कोई एंडलेस पेमेंट होती है और कंटिन्यूसली मिलती रहती है फॉर फोरसेबल फ्यूचर, यानी कि उसका एंड पॉइंट नहीं होता। NVT में जैसे मैंने बताया 25 साल, 30 साल, 50 या 50,000 साल, 5 साल, कोई भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ ईयर्स होगा, उसका एक लास्ट आपको नंबर पता होगा। परपेचुटी का मतलब अगर आपको ऐसी कोई पेमेंट है कि जी जैसे कहते हैं जी पेंशन मिलती रहेगी एक बंदे की डेथ तक, अब वो डेथ कब होनी है वो आपको नहीं पता और आप उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम है, लाइफ टाइम प्रोग्राम है कि जी इस बंदे को ये पेमेंट्स मिलती रहेंगी लाइफ टाइम जब तक ये ज़िंदा है, इस तरह से, या जब तक ये इदारा है इसे हम ये पेमेंट करते रहेंगे। अब वो इंस्टीट्यूट पता नहीं कितने ईयर्स तक रहता है, कितने 100 साल तक रहता है, डोंट नो। तो ऐसे केस को परपेचुटी कहते हैं जिसका एंड पॉइंट ना पता हो, लेकिन पेमेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो सेम होती हैं। फ़र्ज़ करें एक 5,000 की आपके पास परपेचुटी है तो उसमें इसी तरह से 10% ही अगर रेट ऑफ डिस्काउंट है या इंटरेस्ट है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसके कैश फ्लो को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, R पे, सिंपली R आपका 10% था तो इसमें कोई पावर नहीं ली गई, कुछ भी नहीं किया गया, तो आप इसको सिंपली जब डिवाइड कर देंगे दैट इज़ आपका 50,000 जैसा कि इस केस में आ गया आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू अगर परपेचुटी की निकालनी है तो सिंपली उसको R पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो बाकी इसमें कुछ डिटेल्स हैं, बाकी इनमें जो डिफरेंट केसेस हैं वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।